बड़ी खबर संदेश खाली को लेकर आ रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली जा रही है एनसीडब्ल्यू की टीम। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा पीड़ितों से खुद बात करेंगी, मुलाकात करेंगी। कल राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात करेंगी। इसके बाद रेखा शर्मा राष्ट्रपति से भी बात करेंगी। रेखा शर्मा, ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिस नदी को क्रॉस करने के बाद संदेश खाली पड़ता है, अभी वहां पर रेखा शर्मा मौजूद है अपनी टीम के साथ। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, रविशंकर दत्ता भी आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिए नाव के जरिए एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ उस पार, यानी जहां पर संदेश खाली है, जहां पर महिलाओं ने कई गंभीर आरोप लगाए, जमीन कब्जाने से लेकर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं टीएमसी के नेताओं पर, और खास तौर पर जिसमें नाम आया है शेख शाहजहां का, टीएमसी का नेता जो लगातार फरार चल रहा है। गिरफ्तारियां भी हो गई, कुल मिलाकर 18 गिरफ्तारियां। ताजा जो गिरफ्तारी हुई है वो शिबू हाजरा की हुई है। लेकिन अब आप देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर ये तस्वीरें, एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा और उनकी टीम इसी नाव पर सवार है और ये नाव आगे संदेश खाली का रुख कर रही है, जहां पर जाकर रेखा शर्मा उन पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगी। और रेखा शर्मा ने खुद ये कहा कि, और देखिए रविशंकर दत्ता हमारे साथ है। रविशंकर, हम देख पा रहे हैं रेखा शर्मा अपनी टीम के साथ संदेश खाली बस पहुंचने वाली है। जी बिल्कुल, आपको दिखा देते हैं। देखिए वो जो लॉन्च जा रही है वो रेखा शर्मा में उसमें है और उनका टीम उसमें ही है, और हम लोग ये नाव में जा रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। वो संदेश खाली पहुंचेंगे, वहां के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। रेखा शर्मा ने ये साफ ऐलान किया है कि वो यहाँ पे फील्ड में वर्क करने वाली औरत है, तो राज्य सरकार कुछ भी कह सकता है लेकिन उसमें उसको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो लोग हैं आप देख सकते हैं, वो जा रहे हैं झोरखारी की तरफ, आप जा रही हैं। वो यहाँ पे जो संदेश खाली आइलैंड है वहाँ पे नहीं, बीच में उनका नाव है, तो शायद वो संदेश खाली ना जाके आगे भी जा रही होगी। तो आप देख सकते हैं नाव वहाँ पे जा रहे हैं। और जिस कदर रेखा शर्मा की आज यहाँ पे रवैया देखा, साफ ये पता चलता है वो नाराज है। पश्चिम बंगाल सरकार यहाँ पे जिस कदर ये पूरा मामले को दिखा रहा है सामने, रेखा शर्मा उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में ये जो घटना घटी है, इतना दिन तक क्यों उसको रखा गया, सामने नहीं लाना गया। बिल्कुल। और देखिए रविशंकर दत्ता, आज का जो दिन इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अभी तक जो मुलाकात करने के लिए गया वो सिर्फ या तो टीएमसी के नेता गए या फिर मंत्री गए, जो संदेश खाली में जाकर महिलाओं से बात की और फिर कहा कि कुछ हुआ नहीं है। इससे पहले चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी की टीमें जब जाने की कोशिश कर रही थी, उनको रोक दिया गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई टीएमसी के अलावा वहां पर जा रहा है और एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा वहां पर पहुंचने वाली है। जी बिल्कुल, रेखा शर्मा वहाँ पे पहुँच रही है और पहली बार तो ऐसा नहीं है क्योंकि राज्य कमीशन, चाइल्ड कमीशन यहाँ पे आए थे। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पे है कि इसका पहले महिला कमीशन स्टेट के वो भी यहाँ पे आए थे, लेकिन एक न्यूट्रल बॉडी जिसको कहा जा सकता है वो पहली बार यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो कि स्टेट की बाहर है। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, आप देखिए ये सारे जो आइलैंड्स हैं, ये सारे संदेश खाली के आइलैंड्स हैं, जो कि 15 आइलैंड से मिले एक संदेश खाली ब्लॉक बनती है। और आगे आप देख सकते हैं वहाँ पे जो जेटी है वहाँ पे रेखा शर्मा और उनके टीम पहुँचेंगे। मैं अपना कैमरामैन को अभिजीत को कहूँगा थोड़ा अगर हो सके तो ऊपर हाथ करके दिखाए अभी वहाँ पे आगे उनका लॉन्च वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो क्या स्थिति बने हुए हैं। लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल में ये जो घटना घटी है, बीजेपी इसको आके लेके जाना चाहते हैं। और जो लोग सामने आके इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो महिला इनके आरोप लगा रहे हैं, उनको कोई भी अगर टैग दिया जाए तो वो पार्टी, वो राजनीति है। लेकिन यहाँ पे ज़रूर कुछ हुआ है, वरना लोग अपना मुंह ढक के पूरा एक गांव सामने आके बातचीत करेंगे। ऐसा स्थिति पश्चिम बंगाल में आगे नहीं बना जब सिंगूर और नंदीग्राम नहीं हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं बेहद गंभीर हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। रविशंकर दत्ता और रेखा शर्मा ने जब वो नाव में सवार हुई, उस दौरान उनकी तरफ से क्या कहा गया संदेश खाली पहुंचने से पहले, आप देखिए। कोई भी विक्टिम हो वो सामने आके मुझसे बात कर सके, किसी का भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने साथ 3 लोग, हम 3 महिलाएं हैं जो आ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जिनके साथ भी कोई घटना घटी है वो मेरे सामने आए और बात करें। राष्ट्र महिला आयोग उनके साथ खड़ा है और ये रिपोर्ट बनाने के बाद मैं कल ऑनरेबल गवर्नर से मिलूंगी
और फिर प्रेसिडेंट से भी मिलूंगी दिल्ली जाकर। तो देखिए, रेखा शर्मा को आपने सुना, एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष, और उनकी तरफ से साफ कहा गया कि जो पीड़ित महिलाएं हैं वो उनसे अपनी बात रखें, जो उनके साथ हुआ है वो बताएं और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आज इस मुलाकात के बाद रेखा शर्मा राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे, उन्हें भी बताएंगे कि आखिरकार उन्होंने क्या देखा, क्या सुना। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेखा शर्मा जो कि इस वक्त नाव के जरिए संदेश खाली पहुंच रही है, और ये देखिए अंदर वो नाव के मौजूद है, और साथ ही साथ नाव जो कि अब बस रेखा शर्मा की नाव अब संदेश खाली पहुंचने वाली है। और वहीं इस बीच आपको यह भी बता दें, एक और बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट से भी है संदेश खाली को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिविलेज कमेटी के नोटिस पर रोक लगा दी है। ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। प्रिविलेज कमेटी के नोटिस पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। प्रिविलेज कमेटी के सामने आज दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव डीजीपी की पेशी होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रिविलेज कमेटी की तरफ से ये जो नोटिस दिया गया था उस पर रोक लगा दी गई है। और पीयूष पांडे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश के साथ और इस रोक के साथ? देखिए करुणा, अहम बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये बताया गया वकीलों की तरफ से जो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से थे, उन्होंने कहा कि सांसदों का कंडक्ट जो है वो खिलाफ नहीं जा सकता है कानून के, और वहां पर 144 लागू थी और उसका उल्लंघन किया गया, जबकि पुलिस का एक्ट जो था वो बिल्कुल सामान्य था और कोई भी दुर्व्यवहार या ऐसा कुछ नहीं हुआ कंडक्ट जिसकी वजह से ये नोटिस जारी किया गया है। तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। साथ ही जो प्रोसीडिंग थी, यानी कि जो कार्रवाई है, उस पर रोक लगा दी है। अब इस मामले पर जब अगली सुनवाई होगी तब लोकसभा सचिवालय की ओर से ये स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर किन आधारों पर नोटिस जारी किया गया प्रिविलेज कमेटी के जो साथ वहां पर घटना हुई, और इस मामले में जो विशेषाधिकार है उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसले हैं, जैसे राजाराम पाल और अमरिंदर जो झारखंड में घटना हुई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जो सांसदों का कंडक्ट होगा वो कानून के मुताबिक होगा, और अगर कानून का उल्लंघन होता है तो ऐसे में विशेषाधिकार हनन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर स्टे कर दिया है फर्दर प्रोसीडिंग पर। अब जब आगे की सुनवाई होगी तब इसमें देखना ये होगा कि लोकसभा सचिवालय की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या रुख रहता है। जी ठीक है, तो 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। और पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि खबर यह है कि जो प्रिविलेज कमेटी की तरफ से नोटिस दिया गया था, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और पुलिस अधिकारियों को आज पेश होना था प्रिविलेज कमेटी के सामने, इस पर रोक लगाई गई है, जवाब भी मांगा गया है। लेकिन तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर आप देखिए, रेखा शर्मा एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष जो संदेश खाली पहुंच गई, ये देखिए अपनी टीम के साथ, और रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद है। रविशंकर, हम देख पा रहे संदेश खाली पहुंच गई है। रेखा शर्मा, बिल्कुल संदेश खाली पहुंच चुके हैं और यहाँ से गाड़ी लेके वो आगे निकल भी चुके हैं। वो जाएंगे घर घर बात करेंगे वहाँ पे, और वहाँ के जो लोग हैं जिनके साथ उनको बात करना है और समझना है कि क्या हुआ, उसके बारे में वो जायजा लेंगे। उनका टीम अभी पहुंच चुके हैं, आगे निकल चुके हैं। हम सारे टीम उनको फॉलो कर रहे हैं। जी अच्छा, लेकिन रविशंकर, एक सवाल यह भी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पहले भी कहा गया कि लगातार जो खुद वहां की लोकल पुलिस है वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, एक डर का माहौल बनाया गया है। तो क्या ऐसे माहौल में जब रेखा शर्मा इन पीड़ितों से बात करेंगी, मुलाकात करेंगी, तो क्या वो खुलकर उनसे बात कर पाएंगी? क्या हुआ था, क्या था चीजें? देखिए, रेखा शर्मा इस बार इसका जिक्र कर रहा था, वो इसके बारे में कह रहे थे कि सारे अगर एक साथ पहुंचेंगे तो शायद वहां पे बात नहीं हो पाएगी, इसके लिए वो वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जी रविशंकर, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप भी रास्ते में ही हो और संदेश खाली आप पहुंच रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेखा शर्मा एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष जो कि संदेश खाली पहुंच गई हैं, और वो यहां पर एक एक करके उन सभी महिलाओं से मुलाकात करेंगी, बात करेंगी और उनका दर्द जानने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आरोप बहुत ही गंभीर है। आरोप लगाए गए हैं कि जमीन कब्जाई गई है, साथ ही साथ
उनके साथ शोषण किया गया, अत्याचार उनके खिलाफ किया गया है। और ये सब कुछ कब सामने आया? जब ईडी की पहली बार रेड हुई थी और उसके बाद ये मामला खुलकर सामने आया, जब शेख शाहजहां, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, जब वो अपने लोगों के साथ यहां से फरार हो जाता है, तब महिलाओं की तरफ से हिम्मत जुटाई गई और वो शेख शाहजहां और उसके तमाम जो समर्थक है उनके खिलाफ मुखर होकर खुलकर सामने आई। तब यह पूरा मामला खुला है जो आरोप लगाया गया। और रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर जी, बताइए, आप जानकारी दे रहे थे क्योंकि अब जो रेखा शर्मा है वो संदेश खाली पहुंच गई है। कैसे उनकी मुलाकात होगी, कैसे बातचीत होगी, पूरा कार्यक्रम अब कैसे होगा आगे? देखिए, मैं जिस बात का जिक्र पहुंच चुकी है और जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि अगर जिन लोगों के पास वो पहुंचना चाहती है, अगर वो लोग सामने आके बात करता है तो और भी ज्यादा खुलासा होगा कि यहाँ पे किस तरह दहशत मचा हुआ था। अगर वो सच है तो फिर राज्य सरकार जो बात कह रही है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तृणमूल की तरफ से जो कहा जा रहा है यहाँ पे ऐसा कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ, उसका क्या है, उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि वर्जन यहाँ पे लेना बहुत जरूरी है और वही वर्जन यहाँ पे लेने के लिए रेखा शर्मा पहुंची है। वो बार बार कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका ये कोट अनकोट वर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट नौटंकी कर रहे हैं, वो नाटक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फील्ड में वर्कर है, फील्ड में काम करते हैं, तो जानने की जायजा लेने की कोशिश करेंगे। जो पश्चिम बंगाल में समेत में जो हुआ है, जो महिला कह रहे हैं, दो वर्जन आ रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कुछ नहीं हुआ, दूसरी तरफ महिलाएं सामने आके कह रहे हैं बहुत कुछ हुआ है। कौन सा सच है, कौन सा झूठ है, ये जायजा लेने की कोशिश करेंगे रेखा शर्मा और उनकी टीम। और इसलिए वो गाँव के अंदर जा रहे हैं, जहाँ से आगे वो पहुंचेंगे उन जगह पे जहाँ पे लोग पीड़ित है, उनके साथ बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या हुआ था और किस तरह उनके ऊपर आक्रमण किया गया था या सबसे दहशत मचाया गया था। जी रवि, ये बताइए कि क्योंकि देखिए यहां पर जो संख्या है महिलाओं की कोई एक दो नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं सामने आए। कुछ ऐसा पता चल पाए कि ऐसे कितने घर है, कितने परिवार है, कितनी महिलाएं हैं जो कि पीड़ित है, जिनकी तरफ से आरोप लगाया गया? देखिए, 15 आइलैंड मिला के संदेश खाली ब्लॉक बनता है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, तो बहुत बड़ी जगह है ये। सुंदरबन का डेल्टा एरियाज है, आगे जाके आपका समुंदर है, तो ये जगह पे कोई एक दो फैमिली के ऊपर अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं ग्रेविटी, उनका सिचुएशन का ग्रेविटी जो है वो ये नहीं मानते कि स्टेट वुमेन कमीशन आ जाए। लेकिन अगर राज्य वुमेन कमीशन, आई मीन नेशनल वुमेन कमीशन यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो समझ सकते हैं कि इसका कारण क्या है। ग्रेविटी का मतलब सिचुएशन जो है, उसका जो ग्रेविटी है वो कितना भयंकर है। रविशंकर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर जो वहां पर हो रहा है, इस पर लॉकेट चटर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सुन लेते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेशखाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है, आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। बहुत बार वहां का जनता ने आवाज उठाया था, ये शेख शाहजहां, ये जो इसका टीम माफिया गैंग है, टेररिस्ट है, इसको गिरफ्तार कीजिए, सजा दीजिए। लेकिन वामफ्रंट ने भी कुछ नहीं किया 34 इयर्स में। उसके बाद शासन आया तृणमूल सरकार का, उन्होंने उसका शेख शाहजहां को इतना सारा वहां पे अत्याचार किया। तृणमूल सरकार ने ये शेख शाहजहां और टेररिस्ट को वहां का सभापति बना दिया। बसीरहाट और संदेशखाली इलाका का डॉन बना दिया, सभापति बना दिया, ऑफिशियल पोस्ट दे दिया। और वो लोग क्या करते थे, सालों सालों तक महिला के ऊपर अत्याचार, सिर्फ अत्याचार नहीं, रात 12 बजे, रात 1 बजे फोन करते थे, फोन करके बुलाते थे विवाहित अविवाहित महिला को, फोन करके बुलाते थे कि अभी आना है, अभी काम है। अगर वो मना करते थे 12 बजे आप लोग क्यों फोन कर रहे हैं, तो उसको हस्बैंड को मारने का धमकी देते थे, उसको बच्चे को मारने का धमकी देते थे कि अगर आप लोग नहीं आएंगे
तो आपको हस्बैंड को ट्रांसफर कर देंगे, आप हस्बैंड को मार देंगे, तो महिला लोग क्या करेंगे? परिवार को बचाने के लिए महिला लोग चले जाते थे 12 बजे, 12:30 बजे। 2-3 दिन बाद महिला लोग खुद बता रहे हैं आप टीवी के सामने कि 2-3 बाद जब उनका मनोरंजन पूर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे, उसका जमीन ले लेते थे, उसका जॉब कार्ड ले लिया, उसका जमीन अगर नहीं देते थे उसमें सॉल्ट वाटर घुसा दिया, वो खेती नहीं कर पाए, उसके पास कुछ उपाय नहीं है, उसका आधार कार्ड, उसका जॉब कार्ड, सब कुछ ये लोग ले लेते थे। और महिला लोग अगर पुलिस के सामने जाके कंप्लेन के लिए जाते थे, बोलते थे शेख शाहजहां जो है उसका जो गैंग है उसके पास से परमिशन लेके आइए आप, तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है, इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तृणमूल का पार्टी ऑफिस हो गया है, पुलिस के सामने ये सब होते थे। और ममता बनर्जी सिर्फ 30% पॉलिटिक्स, 30% वोट के लिए खोज खोज के हिंदू महिला को उठाते थे, हिंदू महिला को सम्मान बर्बाद करते थे, और कुछ नहीं, एक भी अभी तक एक भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने शेख शाहजहां अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। कल शिबू सरदार को अरेस्ट किया, ये दोनों को अरेस्ट किया, लेकिन जो मेन लोग हैं अभी शेख शाहजहां कहां पे है? सब लोग, उनका परिवार लोग उनके साथ एवरीडे बात करते हैं, लेकिन पुलिस उसको खोज नहीं पा रहे, क्योंकि ममता बनर्जी का जो आंचल है ना, आंचल के अंदर में ये शेख शाहजहां को रख दिया, क्योंकि सामने लोकसभा निर्वाचन है, 30% का वोट चाहिए उनको। तो हिंदू महिला को जो भी हो जाए, लेकिन हम लोग तो 500 रुपया दे रहे हैं ना, 500 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए में हिंदू महिला को मान, इज्जत, सम्मान लूट रहे हैं पश्चिम बंगाल में, सिर्फ 500 रुपए में। अभी बजट में, एक साइड में बजट में घोषणा किया 500 से 1000 हो जाएगा, और दूसरा साइड में हिंदू महिला को खोज खोज के ले रहे। और जो लोग अभी टीवी के साथ, बहुत सारा आपके जैसा मीडिया लोग वहां पे गया, महिला गया, मीडिया लोग, महिला जाके घर में जाके उसका बाइट ले रहे हैं, सब लोग एकदम पूरा कपड़ा ढक के सब लोग बोल रहे हैं कि देखिए हमारे मुंह नहीं दिखाइए, क्योंकि ये जब तक हम लोग बोल रहे हमारे ऊपर भी अटैक होगा। और ऐसे ही हो रहा है, सिविल ड्रेस ऐसे ही लोग पुलिस का ड्रेस में आते हैं, और जो लोग को वो देख रहे हैं कि टीवी में बाइट दे रहे हैं, उसका घर लूट हो रहा है। अभी संदेशखाली का सिचुएशन आप समझ नहीं पा रहे कि हम लोग कहां पे। हम लोग सुने हैं कि आईसीएस का सुना है, हम लोग इराक ईरान का बात सुना है, हम लोग पाकिस्तान का बात सुना है कि महिला के ऊपर कैसा अत्याचार चलते हैं। आज वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और ममता बनर्जी पूरा चुप है। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं ये आरएसएस कर रहे हैं। हम लोग हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि ममता दीदी, आपको तो सब लोग चुन के लेके आया था 2011 में, महिला लोग आपको चुन के लेके आया था, महिला लोग आपको वोट दिया था। क्यों वोट दिया था? कि पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट के शासन में 34 इयर्स में महिला लोग सबसे असुरक्षित थे। तो देखिए, इस संदेश खाली पर बीजेपी के सांसद लॉकेट चटर्जी को आपने सुना, और उन्होंने साफ कहा कि जो पुलिस है वो मिली हुई है, इसलिए शेख शाहजहां अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इस खबर पर आपको लगातार अपडेट देंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस में फिर सीटों के बंटवारे पर गतिरोध हो गया है। समाजवादी पार्टी 17 सीट देने को तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी गई 17 सीटों की लिस्ट। कांग्रेस ने मुरादाबाद मंडल में 2 सीट मांगी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर यह गतिरोध मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच पिछले चुनाव में मुरादाबाद सीट एसपी ने जीती थी। कांग्रेस मुरादाबाद सीट अपने खाते में चाहती है। तो आप देखिए, मुरादाबाद वो सीट है जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूँ, देखता हूँ, आपको बजट अच्छा मिलता है, जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फैसले आ जाएं तो आपका चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, या जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी। जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा उन्हें, जो नहीं हो रहा है वो अपने दिखाना चाहते हो आप।
तो आप किधर ले जा रहे हो? इसीलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण तो देखिए अखिलेश यादव को आपने सुना और पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर जुड़े हुए हैं। पंकज झा, देखिए इससे पहले जो आरएलडी है उसके साथ गतिरोध हुआ था, हमने देखा सीटों को लेकर और उसका अंजाम क्या हुआ, और अब कांग्रेस के साथ मुरादाबाद सीट को लेकर गतिरोध हो रहा है। ये कितना गंभीर हो सकता है? देखिए, गंभीर मसला होता जा रहा है, क्योंकि कल तक ये कहा गया था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा, क्योंकि कल रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा पहुंच रही है और अखिलेश यादव वहां जाएंगे। लेकिन अचानक से जो बात डायलॉग शुरू हुई है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच में, पहले 17 सीटों की मांग थी, वो मांग मान ली गई है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि मुरादाबाद मंडल से कम लोकसभा की 2 सीटें कांग्रेस को चाहिए, उसमें से मुरादाबाद की 1 सीट है। और इसी बात को लेकर पेच फंस गया है, क्योंकि पिछले चुनाव में मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी और अब कांग्रेस ये सीट अपने हिस्से में मांग रही है। समाजवादी पार्टी ये सीट किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है। जी, और जो खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जो 17 सीट है उसका ऑफर भेज दिया गया है, तो कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ कहा गया इस पूरे मसले पर? क्योंकि अखिलेश यादव को अभी हम सुन रहे थे, वो इस पूरे मामले पर बयान दे रहे थे, कांग्रेस क्या बोल रही है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से आपको पता है कि राहुल गांधी थोड़ी देर में उनकी यात्रा अमेठी पहुंचने वाली है। उनके साथ पार्टी के जो प्रभारी हैं यूपी के अविनाश पांडे, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है टॉप लेवल पर और बहुत जल्द हम इसमें फैसला कर लेंगे, गठबंधन साथ रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा हमसे जानकारी दी। जी, तो आप देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक बार फिर से सीट बंटवारे पर ये गतिरोध है। और लेकिन पंकज, ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि हम ज्यादातर इंडिया अलायंस के जो दल हैं उनको देख रहे हैं कि जहां कहीं पर भी गतिरोध ज्यादा बढ़ता है वो खुद से ही पूरी तमाम सीट्स पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि यूपी में भी यही हो जाए, इस बात का डर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ही, और ये कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए कल अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि मैं अगर राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करना है तो उससे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो जाए। अच्छा। कल को अगर अकेले चुनाव लड़ने की नौबत आई तो फिर क्या मतलब बनता है? और ये जो पहले 11 सीट से बात शुरू हुई, 15 पर गई, 17 पर फाइनल हुआ और अब फलाना सीट चाहिए ही चाहिए, इस बात को लेकर डेडलॉक हो गया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। शुक्रिया आपका पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये डेडलॉक, ये गतिरोध इस वक्त मचा हुआ है मुरादाबाद की सीट को लेकर। कांग्रेस चाहती है मुरादाबाद सीट, लेकिन अब ये वो सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी बोल रही है अपना कैंडिडेट उतारने के लिए, और कांग्रेस भी चाहती है कि उसको ये सीट मिल जाए। खैर, क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन इन सब की भी समाजवादी पार्टी से नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बनाई है। ये बड़ी खबर आप देखिए, मौर्य की नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी नाम रखा गया है। मौर्य की पार्टी का झंडा भी जारी किया गया है। 22 फरवरी को दिल्ली में नई पार्टी का ऐलान होगा। TV9 ने पहले ही पार्टी बनाने की आपको खबर दी थी और अब इस पर मुहर लग गई है और पार्टी का नाम भी सामने आ गया है। तो ये आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने समाजवादी पार्टी से नाराज होकर तमाम जो उनके पद थे उससे इस्तीफा दे दिया था और अब आखिरकार उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर लिया है। पार्टी का नाम क्या है? राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी का नाम रखा है। मौर्य की पार्टी का झंडा भी जारी कर दिया गया, आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो झंडा जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का झंडा है जिसे जारी किया गया है। 22 फरवरी को दिल्ली में नई पार्टी का ऐलान होगा औपचारिक तौर पर। TV9 ने आपको बता दें, सबसे पहले ये खबर दिखाई थी कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे, वो जल्द ही अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। और पंकज झा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, क्या तैयारी कर रहे हैं अब स्वामी प्रसाद मौर्य? अपनी नई पार्टी बना ली है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे। जी हाँ, ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के रास्ते अलग अलग हो गए हैं और अखिलेश यादव ने भी ये मान लिया कि उनको मनाने का कोई मतलब नहीं है। उनके जो समर्थक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो समाजवादी पार्टी में उनके साथ आए थे, वे लोग भी अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी का नाम भी आ गया है, बड़ा दिलचस्प नाम है, RSS राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। 22 तारीख को दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है और वहां पर पार्टी के नए नाम का ऐलान करेंगे। उसका झंडा भी आ गया है, उसके रंग भी आ गए हैं कि किस तरीके के झंडे होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में उनके जो समर्थक हैं उनको एकजुट करके एक नई पार्टी बना रहे हैं। उनको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और आशीष पटेल जो ये अपना दल है, इस तरीके से उनकी पार्टी के लिए भी यूपी में संभावनाएं हो सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बताएं, 5 साल के बाद एक ही दिन अमेठी में राहुल और स्मृति ईरानी
आज अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा और 3 दिनों के अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी भी आज ही वहां पर पहुंची। अमेठी में आज राहुल और स्मृति ईरानी दोनों मौजूद हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि दोनों का जो कार्यक्रम है और जो रूट है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों ही। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे स्मृति ईरानी जो कि अमेठी पहुंच गई है। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी और वहां पर अब वो पहुंच गई है और आपको बता दें कि गृह प्रवेश भी वो करेंगी। 22 फरवरी का कार्यक्रम है, वो अपने नए घर में गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी करेंगे। और आप देखिए दूसरी तरफ न्याय यात्रा की बात की जाए, राहुल गांधी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जो कि आज अमेठी में मौजूद रहेंगे न्याय यात्रा को लेकर। तो 5 साल के बाद, हालांकि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी 2022 में दोनों ही नेता, एक दिन वो आया था जब दोनों नेता एक ही दिन में मौजूद थे अमेठी में, और एक बार फिर से आप देखिए लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आज अमेठी में मौजूद है। ये जरूर कहा जा रहा है कि दोनों के कार्यक्रम का जो रूट है, जो रास्ता है वो अलग अलग रहेगा, लेकिन फिर भी ये बेहद ही बड़ा मौका जब राहुल गांधी खुद अमेठी में मौजूद हैं। आज राहुल गांधी जो लगातार 3 बार सांसद रहे अमेठी से, लेकिन इसके बाद स्मृति ईरानी ने उन्हें किस तरह से बड़े अंतर से, बड़े फर्क से हरा दिया था और फिर अमेठी लोकसभा सीट को उन्होंने जीता था। आप देखिए 2014 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को कितने वोट मिले थे और स्मृति ईरानी को कितने वोट मिले थे। 2014 में देखिए राहुल गांधी यहां से जीते थे, स्मृति ईरानी की हार हुई थी, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ 2019 में, जहां पर आप देखिए पहले 2014 को आपको दिखा रहे, इस राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1 लाख वोट से ज्यादा से हराया था, लेकिन 2019 की अगर बात करें तब स्मृति ईरानी ने बड़े मार्जिन से राहुल गांधी को यहां पर हराया था। तो पहले 2014, अब 2019, ये देखिए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोट से हराया था। तो ये दोनों आंकड़े इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आप देखिए आज एक बार फिर से स्मृति ईरानी और राहुल गांधी एक साथ अमेठी मौजूद है। और प्रीति इस वक्त हमारे साथ अमेठी से ही लाइव हैं। प्रीति आप देखिए आज एक बार फिर से मौका आया है जब राहुल गांधी अमेठी में है और स्मृति ईरानी वहां पर मौजूद है। ये जरूर कहा जा रहा है कि दोनों का कार्यक्रम स्थल अलग अलग रहने वाला है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, उनके समर्थक क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मैं बता दूं कि ये जो है आज काफी सालों बाद ही मौका है जब स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों अमेठी एक ही समय में है। स्मृति ईरानी जो है वो 3 दिन के दौरे पर है और यहाँ पे वो जनता से संवाद करेंगी, गांव-गांव जाएंगी, लोगों की समस्याएं सुनेंगी। उसके बाद 22 तारीख को उनके घर का, अमेठी में जो उन्होंने घर बनवाया उसका गृह प्रवेश भी है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की जो यात्रा है वो अभी 2 बजे के लगभग यहाँ से शुरू होगी, अमेठी पहुंचेगी और उसको लेकर कार्यक्रम जो है यहाँ पे काफी ज्यादा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। रैली यहाँ पर करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, 3 किलोमीटर का जो लंबा रूट है वो तय करेंगे जिसमें वो जनता से मिलेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये है कि जो 3 दिन का स्मृति ईरानी का और जो राहुल गांधी का 1 दिन का दौरा है उसमें दोनों में से कोई भी एक ही लोकेशन पे कहीं पर भी आमना सामना अगर हम बात करें तो आमना सामना कहीं पर भी रूट मैप के हिसाब से नहीं है। मतलब जो दोनों का जो रूट मैप है वो दोनों का रूट मैप अलग अलग है, लेकिन ये इतना जरूर है कि दोनों ठीक है प्रीति, आप हमारे साथ बने रहिए। दोनों के कार्यक्रम का रूट अलग अलग है, लेकिन आज एक ही समय पर एक ही दिन राहुल गांधी और स्मृति ईरानी अमेठी में मौजूद है। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। घर है, राहुल जी वहां से सांसद रहे हैं, अमेठी के बेटे हैं और अमेठी और प्रतापगढ़ एक है, तो प्रतापगढ़ अपने बेटे का स्वागत करने के लिए तैयार है। प्रतापगढ़ जहां से शुरू हो रहा है उस सरहद से लोग इंतजार कर रहे हैं, हजारों हजार लोग, और ऐतिहासिक स्वागत होगा आज राहुल गांधी जी का। और इस यात्रा का व्यापक पैमाने पर सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी राहुल जी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर पड़ने जा रहा है उत्तर प्रदेश पे, देश पे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। बड़ी खबर ये आ रही कि आज भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। छठा समन अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया था। ईडी का समन गैर कानूनी है, यह कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बार बार समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करें ईडी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें कि ईडी की तरफ से छठा समन भेजा गया था, लेकिन खबर ये आ रही है कि आज भी
ईडी के समन के बाद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है, जो इससे पहले भी हमने देखा बयान दिया गया, ईडी का जो समन है उसे गैर कानूनी बताया है। और छठे समन पर अरविंद केजरीवाल के पेश ना होने पर एक और बड़ी खबर, समन को लेकर समन को अवैध बताने पर ईडी सोर्सेस का दावा है। 3 समन पर पेश ना होने पर धारा 174 का यह मामला है। पेशी ना होने पर स्पेशल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया था। कोर्ट को भी लगा कि केजरीवाल जानबूझकर समन पर नहीं आए हैं, केजरीवाल जानबूझकर मामला उलझा रहे हैं, जो कि एक अपराध है। ये जो बयान है वो अब ईडी की तरफ से आया है, क्योंकि छठे समन पर भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। तो देखिए, जहां एक तरफ लगातार यह बड़ा सवाल बना हुआ था कि क्या ईडी जो समन एक के बाद एक जारी कर रही है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन छठा समन जारी होने के बाद भी जो शराब नीति थी, इसमें आज अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। छठे समन पर पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। जो खबर है, आप ईडी अब देखिए, आपका क्या कहना है? ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, और ईडी के सूत्र क्या बोल रहे हैं कि 3 बार पेश नहीं तो धारा 174 का ये मामला बनता है। तो ये दोनों जो बयान आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, खुद कोर्ट गई है ईडी की तरफ से, आपकी तरफ से कहा गया कि ईडी खुद कोर्ट गई है, और ईडी के सोर्सेज ये बतला रहे हैं कि कोर्ट ने ईडी की याचिका पर संज्ञान लिया है। तो दोनों तरफ के जो बयान है वो आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी, लेकिन ईडी के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कोर्ट ने ईडी की याचिका पर संज्ञान लिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि समन की वैधता का मामला इस वक्त कोर्ट में है। ईडी सोर्सेज बोल रहे हैं केजरीवाल मामला लगातार उलझा रहे हैं, जो कि एक अपराध है।